बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें जी, आइन आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले आइन क्या चीज़ है? ऐसी स्पीशी, ऐसी चीज़, स्पीशी कहते चीज़ को, शय को, जिस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम आइन कहते हैं। जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, कोई एलिमेंट के, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव है, तो उस हम एटम को आइन कह देंगे। क्या कह देंगे? आइन। मिसाल के तौर पर सोडियम के ऊपर देखें पॉजिटिव चार्ज, पोटाशियम के ऊपर, क्लोराइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो, उसको हम आइन कहेंगे। अब इसी चार्ज की बेस पर जो है आइन की दो टाइप्स हैं। चार्ज की बेस पर एक पॉजिटिव आइन हो गया और एक नेगेटिव आइन हो गया। यानी द आइन विच हैव पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटाइन या पॉजिटिव आइन। समझ आ गई मेरी बात की? द आइन विच हैव कह लो या विच कैरीज कह लो, जिसके ऊपर होता है या पॉजिटिव चार्ज, उसको हम आइन कहते हैं, केटाइन। केटाइन की मिसाल कैसे है? जैसे ये दोनों मिसालें केटाइन की हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो पोटाशियम, सोडियम एटसेट्रा। अब मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। बेसिकली जब भी कोई एटम की बात करते हो तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, जो बाहर वाला शेल है, उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, एक हो, दो हो, तीन हो, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात क्लियर हो गई? मतलब किसी एटम के वैलेंस शेल में, बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाते हैं? अब सवाल ये है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या करेगा? निकलेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगला सवाल है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? शाबाश, जितने उसके वैलेंस शेल में मौजूद हैं। जितने? अगर उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव 1 होगा। अगर 3 है तो पॉजिटिव, मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। अब आपको बिल्कुल क्लियर बात हो जाएगी। देखें, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही एक है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज है। तो हमें ये बात समझ आ गई कि किसी एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पॉजिटिव आइन बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ये फॉर्मेशन हो गई। ये बातें लिख लेंगे ना खुद से। यानी पॉजिटिव आइन क्या है? ऐसा आइन विच कैरीज, विच हैव पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव आइन या केटाइन। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। यानी देन पॉजिटिव आइन इज फॉर्म्ड। एग्जांपल दे सकते हैं। नेगेटिव आइन उसके उलट है। नेगेटिव आइन ये होता है कि अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्या आ जाए? द आइन विच हैव नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव आइन या एनाइन। क्लियर? अब जैसे वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव आइन बनता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, हासिल करने से, ऐड करने से बनता है। क्या करने से बनता है? क्लोरीन है द आइन विच कैरीज, बोलो, नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। नेगेटिव आइन या एनाइन जी? हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, तो वहाँ नेगेटिव आएगा। अब देखें, याद रख लें, मैं इसकी वजह भी आपको समझा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जब कोई न्यूट्रल एटम होता है, खा वो सो मेटल हो, खा वो नॉन मेटल हो, न्यूट्रल,
उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल पूरे होते हैं, वो इसीलिए न्यूट्रल होता है। अंदर प्रोटॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। अब जाहिर बात है, अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अंदर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, बोलो, तो चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, उसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पहले पूरे थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो चार्ज आ गया नेगेटिव। समझ आ गई बात की? तो यही बात है, क्लोरीन के पास जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ, इलेक्ट्रॉन को निकालना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, हम इसको हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये एंडोथर्मिक है। छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी, बाकी डिटेल जो है फिर हम आगे चलकर पढ़ेंगे जी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है, एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी हम लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसको आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बोलो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लोरीन में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहाँ पर एनर्जी खारिज हुई, और एनर्जी को खारिज होने से हम नेगेटिव साइन से जाहिर करते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अब अगली जो बात है इसी से रिलेटिंग है, वो ये है कि आयंस हैविंग अ ग्रुप ऑफ एटम्स। आयंस हैविंग ग्रुप यानी एक आयन है, उसमें एक, ये सिंगल एटम है, देखो सिंगल एटम, सिंगल, ये सारे सिंगल एटम हैं। अब मैं आपके सामने एक आयन लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखो SO4-2, NO2-1, NO3-1, इसी तरह NH4+1। ये वो आयन हैं जिनमें एक एटम नहीं है बल्कि एटमों का ग्रुप है। क्या है? नजर आ रहा है ना? 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर, तो एटमों का ग्रुप हो गया। 2 एटम 2 ऑक्सीजन 1 ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक बात उसने बताई है जो आपने भी याद रखनी है, वो ये है कि ग्रुप ऑफ एटम की शक्ल में जब आयन होते हैं तो उनमें जो नेगेटिव आयन हैं, कौन से? वो मोर अबंडेंट हैं। क्या हैं? अबंडेंट हैं। अबंडेंट का मतलब है ज़्यादा पाए जाते हैं, उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, ज़्यादा हैं, ज़्यादा तादाद में हैं, ज़्यादा परसेंटेज में, ज़्यादा तादाद में। वजह क्या है उसने बुक में नहीं लिखी, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन और नॉलेज के मुताबिक अगर आप देखें तो ये जितने भी आयन हैं, जितने भी बने हैं, वो नॉन मेटल्स के हैं। किसके हैं? नॉन मेटल क्या होती हैं? मेटल आपके पीरियोडिक टेबल में, आपके पीरियोडिक टेबल में जो लेफ़्ट साइड है, वो वाली साइड, वो मेटल्स की है। ये सोडियम, पोटाशियम, ये सारी मेटल्स हैं। दरमियान में भी मेटल्स हैं और इधर बॉटम पर भी मेटल्स हैं। अगर आप सिंपल बात करें तो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर मेटल्स, चंद एक नॉन मेटल्स हैं। अब मेटल की क्या खसूसियत होती है? अगर आपसे कोई बंदा पूछे मेटल, व्हाट इज़ मेटल, तो आप कहेंगे ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल कहलाता है। ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देता है, लूज करता है, उसको मेटल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल है, और जो लेता है वो नॉन मेटल है। वो बताना ही चाह रहा है, कह रहा है कि नेगेटिव आयंस चूंकि मेटल के पॉजिटिव आयन है, क्या है? और मेटल मेटल के साथ कहाँ बॉन्ड बनाती है? उनका तो मिक्सचर बनता है मेटल का, मेटल के साथ कपलिंग नहीं होती, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। इसलिए ज़्यादातर जो नॉन मेटल के आयन हैं वो फिर नेगेटिव होंगे। क्या होंगे?
इसीलिए नेगेटिव आइंस जो हैं वो मोर अबंडेंट हैं एज कंपेयर टू पॉजिटिव आइंस। क्लियर होगी बात? बस इसमें थोड़ी सी बात आपने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए सिर्फ ये बात है कि नेगेटिव आइन आर मोर अबंडेंट, नेगेटिव आइंस आर। उसके बाद हम मालिक्यूलर आइन की बात करते हैं। मालिक्यूलर आइन क्या होता है? व्हेन a molecule loses or gains electron, then molecular ion is formed. Then molecular ion is formed. फिर molecular ion बन जाता है। मिसाल यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ। मसलन देखो N2O2 CH4 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। देखिए जरा गौर करें, नाइट्रोजन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, पूरा मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, CH4 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो या ऐड कर दो, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, बोलो, ऐड कर दो या उसमें से रिमूव कर दो, तो फिर मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। मॉलिक्यूलर आयन जो मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल होता है, क्या होता है? अब आप कैसे उसकी फॉर्मेशन करोगे? याद रख लें, कोई भी मॉलिक्यूल इधर ले लो, उसके ऊपर एक्स रेस या कोई गैमा रेस डाल दो। तवज्जो करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल आ जाता है कि जब आप एक्स रेस या गैमा रेस या कोई भी रेडिएशन मॉलिक्यूल पर डालेंगे तो मॉलिक्यूल को मिलेगी एनर्जी, और जैसे ही उसके ऊपर एक्स रेस पड़ेंगी वहां से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होके, नॉकआउट मीन बाहर निकल जाएगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और रिजल्टेंटली वो मॉलिक्यूल फिर क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। इसी मुनासबत से इसकी भी दो इकसाम है, उसी तनाजर में मद्देनजर रखते हुए, एक पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन और एक केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन हो गया और एक एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन हो गया। एक केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन हो गया, एक एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन हो गया। जो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है उनकी निस्बत उलट बात कर रहा हूं। यहां पर वो ये बता रहा है कि केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट। क्लियर होगी बात? केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। उलट बात कर रहा हूं। अब उलट की क्या वजह है? वहां हम और बात कर रहे थे, यहां हम और कर रहे हैं। इसकी रीजन सुन लें। इलेक्ट्रॉन स्टेबल मॉलिक्यूल से निकालना आसान है, ऐड करना मुश्किल है। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हीट देंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल है। मॉलिक्यूल एक स्टेबल स्पीशी है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना, यानी यूं समझ लें, इट इज डिफिकल्ट टू ऐड द इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट इट इज मोर इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू ऐड करने की निस्बत। इसलिए हम कहते हैं कि केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। समझ आ गई बात की? अब यहां पर सिर्फ एक बात रह गई है जो मैंने अभी आपको बतानी है। सम टाइम मसलन देखो CH3 H और H, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। ज़रा गौर करें, इधर तवज्जो करें। अगर मैं किसी तरह से कार्बन के ऊपर, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है, क्या कहते थे? अब अगर कार्बन वहाँ पर 3 बॉन्ड बनाए तो वो स्टेबल चीज़ नहीं होगी। स्टेबल वो होती है जो जल्दी किसी के साथ मिल जाए, जो रिएक्ट कर जाए। जो रिएक्ट ना करे वो स्टेबल होती है, जो आराम से एक जगह पे पड़ी रहे वो स्टेबल होती है।
और जो अपनी जगह पे ना पड़ी रहे, रिएक्ट कर जाए, वो अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल। अगर कार्बन 3 बॉन्ड बना, 4 बॉन्ड बनाती कार्बन, अगर कार्बन के पास 3 बॉन्ड आ जाएं और चौथा पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसी कार्बन को कार्बोकेटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, इसको कहते हैं कार्बोकेटाइन। वो कह रहे हैं कार्बोकेटाइंस जो हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स में। वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक लाइन में उसने बात ख़त्म कर दी है, लेकिन बात बड़ी लंबी है, गहरी बात है। होता ये है, दुनिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन डेवलप होती है, मेडिसिन तैयार होती है, वो डॉक्टर नहीं करते, वो केमिस्ट करते हैं। कौन करता है? केमिस्ट करते हैं। जो कीमियादान हैं वो मेडिसिन तैयार करते हैं। अब मेडिसिन जब सबसे पहले तैयार होती है तो तैयार होने से पहले वो पौधे दरख्तों से निकाली जाती है, हासिल की जाती है, दरख्तों से, पौधों से एक्सट्रैक्ट की जाती है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो हमने कोई इस दरख्त से एक कंपाउंड निकाल लिया। अब हमें नहीं पता, हमने तो अभी कंपाउंड निकाला है, हमने उसका स्ट्रक्चर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? उसका जब हम स्ट्रक्चर मालूम करते हैं तो फिर हम जिद्दोजहद करते हैं, उसका स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। उस स्ट्रक्चर को, उस कंपाउंड को, वो जो पौधे से हासिल होगा उसको कहेंगे नेचुरल प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? नेचुरल प्रोडक्ट। तो नेचुरल प्रोडक्ट जो है उसका स्ट्रक्चर फाइंड करने में ये कार्बोकेटाइन जो है हमें हेल्प आउट करता है, हमें मदद देता है। इसकी कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन है ड्यूरिंग द फाइंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, उसमें ये हमें हेल्प आउट करता है। क्लियर होगी बात? ये था हमारा मेन के आयन क्या है, मोलेकुलर आयन क्या है, केटाइन, एनायनिक, ये सारी बातें। आगे है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ये है द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट with respect to carbon 12 is called relative atomic mass. हाइड्रोजन की रिलेटिव एटॉमिक मास है 1.008। ऑक्सीजन की आई थिंक होती है 15.988 है, या जितनी भी होगी। नाइन एग्जैक्ट लिख देते हैं, 994 है। चलो अच्छा चलें। द मास ऑफ एन एटम, कार्बन को हमने मान लिया स्टैंडर्ड। क्या मान लिया? स्टैंडर्ड। और उसका मास हमने फ़र्ज कर लिया 12। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी। जब आप किसी को विजन कॉलेज की लोकेशन बताते हैं तो आप ग्राउंड को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। आप कहते हैं कि इस्लामिया के ग्राउंड के बिल्कुल सामने विजन कॉलेज लोकेटेड है, ऐसे ही। मज़ीद सिटी स्कूल वाले रोड पे थोड़ा आगे जाके, यही होता है ना, रिलेटिव यही होता है कि लिहाज से। आपने अपना घर बताना, आप कहते हैं जी विजन कॉलेज के बैक साइड पे मेरा घर है, तो ये होता है स्टैंडर्ड, मेन और रिलेटिव। रिलेटिव होता है के लिहाज से। कार्बन को हमने 12 मान लिया, उसका मास स्टैंडर्ड मानकर 12 फर्ज कर लिया। अब हम कह रहे हैं कोई एलिमेंट कार्बन से कितने गुना वजनी है या कितने गुना हल्का है। मसलन मैं कहता हूं दिस एलिमेंट इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन। ये एक एलिमेंट है और ये कार्बन से दुगना भारी है, इसका मतलब उसका मास कितना होगा? 24। कितना मास होगा? 24। समझ आ गई मेरी बात की? तो वो यही बात कर रहा है, वो कह रहा है कि कोई एटम जिसका मास आप कार्बन 12 के लिहाज से मालूम करें, उसको हम, उस मास को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। उस मास को हम क्या कहते हैं?
इसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं AMU। क्या करते हैं? द यूनिट यूज्ड टू measure relative atomic mass। जो relative atomic mass मालूम करने के लिए यूनिट यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? AMU। दिस इज कॉल्ड AMU, इज कॉल्ड AMU। ओके, 1 AMU कितने के बराबर है? कल बताया था 1.67 किलोग्राम के बराबर है। ये था आज का हमारा लेक्चर। कोई सवाल है तो पूछ लें। चलिए, क्या रिलेटिव? वो है कि आपने कार्बन को स्टैंडर्ड माना है, उसका मास 12 लिया है। उस 12 के लिहाज से हम देखेंगे कि कोई एटम उससे कितना वजनी है, कितना लाइटर है, यानी मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू जो कार्बन 12 के लिहाज से लेंगे उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। ओके होगी बात? चलें।